एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू परफेक्शनाइज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 30th ऑफ सितंबर एंड 1st ऑफ अक्टूबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले के 29th ऑफ सितंबर तक हमने सारे करंट अफेयर्स कर लिए हैं। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं सारी जाकर देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उससे पहले की वीडियोस आपको लाइव सेक्शन में भी मिलेगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए कि ये सारे टॉपिक्स हैं नेशनल टॉपिक्स और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग एक दिन पहले का सारा करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये 28 और 29 ऑफ सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, शून्यता के बारे में बताया था। शून्यता क्या है मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है अपने ही मन में। एक बुद्धिज्म की फिलॉसफी है और इससे रिलेटेड एक एग्जीबिशन होने वाला है। ठीक है, कहाँ पे, बिहार म्यूजियम में 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। ये मैंने आपको बता दिया था। कौन डिप्लोमेंट थे, एक पोएट थे, राइटर थे, कौन कर रहे हैं उसका नाम आप मुझे बताएंगे, और बिहार के डिप्टी सीएम उसका इनॉग्रेशन करें, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बिहार फ्लड्स के बारे में कुछ चीजें बताई थी। स्पॉन सिटी के बारे में बताया था। ठीक है, कि किस चीज के लिए होता है, वाटर मैनेजमेंट के लिए होता है, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके वाटर मैनेजमेंट के लिए होता है। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट चाइना से स्टार्ट हुआ है, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में बताया था 28 सितंबर। डिफेमेशन केस के बारे में कुछ आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, और बताया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। डिफेमेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता है, किसकी वजह से, डिफेमेशन की वजह से। ठीक है, कि आप डिफेम किसी को नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी डिफेम कर लो। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया था, और आर्टिकल 21 के बारे में भी कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट बताया था प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। नेक्स्ट है जनरल कंसेंट के बारे में बताया था, किसकी, सीबीआई में लेनी जरूरी होती है, तो उसके बारे में आप जाकर देखेंगे जिसको भी याद नहीं है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, और उसको आर्टिकल 21 से लिंक किया था मैंने, उसे भी जाकर देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के। नेक्स्ट है लीव लेबनान, लेबनान से बताई थी, और ये भी बताया था कि हसन नसरुल्लाह जो है वहां के चीफ थे, वो शायद मारे गए। अब कंफर्म हो चुकी है न्यूज, तो आप जाकर देख लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है एक पेड़ मां के नाम में, जो हमने टारगेट रखा था 80 करोड़ का, वो हमने अचीव कर लिया। 140 करोड़ में करना है, कब तक, मार्च 2025 तक, वो हम देखेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है एंड्रो विलेज को क्या मिला है, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट है मोहम्मद म्यूजिक कहाँ आ सकते हैं, इंडिया आ सकते हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ। 12 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किए इंडिया ने, तो नेपाल ने किए, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिसको भी याद नहीं आ रहा है वो जाकर पुराने लेक्चर्स देखिएगा। टेरर ग्रुप्स के बारे में इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है, ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया था, वो जाकर देखेंगे अगर याद नहीं है तो। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी बताई थी, 39th बताई थी, और भी कुछ रैंकिंग आपको बताई थी। टोटल मैंने 5-6 रैंकिंग और बताई थी, जो इसी में से निकल के आई थी, देख लेना उसको जाकर। सिर्फ इसको याद रखने से कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो वहां से क्वेश्चन आएंगे, ना कि यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हिल्सा फिश के बारे में बताया था। ठीक है, और कौन से कंट्रीज में पाया जाता है ये भी बताया था। नेक्स्ट है पर्यटन दीदी एंड पर्यटन मित्रा के बारे में बताया था, जो कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से रिलेटेड है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इंटरनेशनल में खार्टूम सूडान के बारे में बताया था, और यही इसी को लेक विक्टोरिया से मैंने लिंक करके बताई थी चीजें कुछ, और मैगी स्मिथ के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, जाकर देख लेंगे। अभी जैसे जैसे मैंने बोला, आई थिंक आपको रिवाइज हो चुकी होगी सारी चीजें, जो मैंने बताया था सारी चीजें रिमाइंड हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमने कल पढ़ा, हमने क्या बताया था कि फ्लड्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, कहाँ पे, बिहार में। अब देखो कोसी एंड गंडक बैराज को खोल दिया गया है, और इसमें से 5 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर को रिलीज कर दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोसी एंड गंडक जो रिवर है, जो कि बिहार से होकर गुजरती है, उसके बैराजेस को खोल दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखना है। ठीक है, आपको तो इससे रिलेटेड आप इसको देख लेंगे। और मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी बताए थे, और मैंने ये भी बताया था कि जो नॉर्दर्न बिहार है उसका 76% जो एरिया है वो फ्लड प्रोन है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को देखते हुए सेंटर ने यह भी कहा है कि हम लोग पूरा सपोर्ट देंगे किसको, बिहार को, किसी भी क्राइसिस के टाइम पे, और एनडीआरएफ की टीम को पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल न्यूज की तरफ बढ़ेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया, 29 ऑफ सितंबर को मनाया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 29 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे बनाया गया, और मैराथन इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया गेट से लेके भारत मंडपम तक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत मंडपम को कौन से साल में इनॉग्रेट किया गया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मैराथन कराया गया इंडिया गेट से लेके भारत मंडपम तक, और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, करण रिजिजू ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और करण रिजिजू कौन है, ये हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं किरण रिजिजू, सॉरी करण नहीं। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशॉप ओरल हेल्थ। तो ओरल हेल्थ से रिलेटेड वर्कशॉप कहाँ पे हुई है, तो आपको ध्यान रखना है ओरल हेल्थ से रिलेटेड वर्कशॉप कहाँ पे हुई है, ये एम्स न्यू दिल्ली में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
एम्स न्यू दिल्ली में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और एम्स न्यू दिल्ली में मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि यहाँ पे टोबैको का क्लिनिक भी खोला गया है ताकि टोबैको से लोगों का छुटकारा करवाया जा सके, ठीक है, और इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो वो भी कहाँ पे, एम्स न्यू दिल्ली में हुआ था। और वर्कशॉप ओरल हेल्थ से रिलेटेड जो वर्कशॉप है वो भी कहाँ पे हुआ है, एम्स न्यू दिल्ली में हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीन थेरेपी से रिलेटेड। अब यहाँ से हमारी मेन न्यूज समझ में आती है, मेन न्यूज आती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको 1 मिनट के अंदर जीन थेरेपी अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आपको बस देखते जाना है कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जीन थेरेपी, यहाँ से साइंस का कॉन्सेप्ट आएगा। ऑलरेडी बीपी यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी में अभी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि यूपीएससी के बहुत सारे टॉपिक्स जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखें जीन थेरेपी है क्या। जीन थेरेपी, थेरेपी से मतलब समझ में आ रहा होगा कुछ ठीक करने से रिलेटेड है। तो ये है जीन को ठीक करना, मतलब अगर कोई फॉल्टी जीन है उसको ठीक करना, ठीक है। ये क्या है कि जीन को एडिट करना, जीन को एडिटिंग करना, ठीक है, और क्या करना, उसको ठीक करना। मतलब फॉल्टी जो जिम है, फॉल्टी जीन को किससे रिप्लेस कर देना, हेल्दी जीन से। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका काम है, ये किस में होता है, ये जीन थेरेपी में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन को एडिटिंग होती है, फॉल्टी जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फॉल्टी जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कैसे करेंगे, उससे पहले हम समझेंगे कि जीन थेरेपी का मेन मकसद क्या होता है। मेन मकसद ये होता है कि जो जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पेरेंट्स आ गए आपके बच्चों में, या पेरेंट्स से बच्चों में जाने के चांसेस है, तो उसको पहले से ही हटाने का काम करती है क्या, जीन थेरेपी, ठीक है। पहले ये सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, बट अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी ऐसे डिजीज, कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो कि हम में से हमारे बच्चों में जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो उसे हम लोग जीन थेरेपी के माध्यम से उसको पहले ही सही कर सकते हैं, ताकि जो हमारा बच्चा हो वो काफी ज्यादा स्वस्थ हो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो अब इसके लिए अगर कोई फॉल्टी जीन है जो कि पेरेंट्स में है, अगर वो जा सकता है उसके बच्चों में, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, हेल्दी जीन से। अभी किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं है, जो भी पर्सन है अगर उसके अंदर कोई भी डिजीज आ गई है, ठीक है, तो उसके जीन को ही सीधा, मतलब जो डिजीज है उसको रूट कॉज से ही हटा दो। अगर पहले क्या होता था कि पहले कोई भी आपको डिजीज हो गई तो हम लोग ऊपर से उसको ठीक करते थे, उसके सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करते थे, ठीक है। बट अब क्या होता है कि अब हम लोग उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, जीन थेरेपी के थ्रू, क्योंकि अब हम लोग जीन्स में ही चेंजेस कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब देख लीजिए कि कैसे कैसे रिप्लेस हो सकता है उसके बारे में देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई फॉल्टी जीन हो तो उसको रिप्लेस करके कोई बाहर से जीन लाए और बाहर से उसमें जीन इम्प्लांट कर दिया जाए, ठीक है। मतलब क्या किया जाए कि मतलब बाहर से, आउटसाइड से जीन लाकर उसे वहां पे लगा दिया जाए, फॉल्टी जीन की जगह लगा दिया जाए। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। सेकंड चीज कैसे हो सकती है, सेकंड चीज हो सकती है कि जो फॉल्टी जीन है उसी को एक तरीके से वो अच्छी तरीके से काम ना कर पाए, उसको इस तरीके से इनएक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया जाए, ये करा जा सकता है। और तीसरी चीज क्या करी जा सकती है कि अगर कोई फॉल्टी जीन है तो उसी डीएनए में से कुछ अच्छे जीन को वहां से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर ही जो हेल्दी जीन है उससे फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कैसे किया जाता है, एक बार इस पिक्चर को देखिए, ठीक है। ये सीजर जो आपको दिख रही है, ये ऐसे सीजर नहीं होती, वो माइक्रोस्कोपिक सीजर्स होती हैं, ठीक है। उससे किया जाता है और कोई इंसान नहीं करता इस तरीके से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से कट लगा के, जैसे कोई फॉल्टी जीन है इसको हटा दिया जाएगा और इसकी जगह बढ़िया जीन जो है उसको लगा दिया जाएगा। इस तरीके से कराया जा सकता है क्या, जीन थेरेपी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब थोड़ा सा और आगे देखो। आई थिंक जीन थेरेपी का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। जीन थेरेपी का आपको मकसद अभी तक समझ में आ गया होगा, ताकि हम लोग जो फॉल्टी जीन है उसको हटा सकें और हेल्दी जीन को उससे रिप्लेस कर सकें। ये चीज़ का मेन मकसद है, ताकि कोई भी डिजीज है अगर वो उसके अपने बच्चों में जा सके, अगर वो बच्चों में जा रही है तो उसको पहले ही रोका जाए, या अगर किसी व्यक्ति को परेशान कर रही है तो उसको जड़ से खत्म कर दी जाए उस बीमारी को ही, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो जीन थेरेपी का मतलब समझ में आया। अब देखो कि जीन थेरेपी किस किस में हो सकती है, ठीक है। जीन थेरेपी कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो जीन थेरेपी कहाँ कहाँ पे होगी ये देखो। एक तो होगी सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल में किया जा सकता है, ठीक है। अगर सोमैटिक सेल्स में जीन थेरेपी करेंगे तो बताता हूं मैं क्या होगा। और एक हो सकता है जर्मलाइन सेल्स में, ठीक है। अब जब सोमैटिक सेल्स में जीन थेरेपी करी जाएगी तो क्या होगा कि जो भी फॉल्टी जीन्स को हटाया जाएगा और नए जीन्स को रिप्लेस किया जाएगा, उससे क्या होगा, सिर्फ उसकी बॉडी तक ही असर रहेगा। मतलब ये जो सेल्स है, इसके जो फंक्शंस है, ये जो जीन्स है, ये आगे दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये जेनेटिकली ऐसा नहीं कि उसके बच्चों में भी ये जो जीन्स जो आपने रिप्लेस किया है वो चल जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर जर्मलाइन सेल्स में
अगर रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, इसमें अगर जीन थेरेपी हमने लगाया तो क्या होगा कि ये ट्रांसफर होगा, मतलब उसके बच्चों में भी इनहेरिट होगा, ठीक है। मतलब जो रिप्लेस कर देंगे, हम लोग हेल्दी जीन लगाएंगे तो हेल्दी जीन ही उसके बच्चों में भी आगे बढ़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर जर्मलाइन जीन थेरेपी है, बहुत सारे जो कंट्रीज है उसमें बैन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंडिया में भी बैन है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो सोमैटिक सेल थेरेपी समझ में आ गया, और जर्मलाइन सेल्स थेरेपी, जर्मलाइन सेल्स जीन थेरेपी आपको समझ में आ गया, ठीक है। जर्मलाइन सेल्स पे क्या होता है कि बच्चों में भी ट्रांसफर नहीं होने दिया जाता है, और सोमैटिक सेल में क्या होता है कि उसी बॉडी तक उसको सीमित रखा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक जीन थेरेपी का मकसद आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड इसके 2 टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे। अब इसका एक मेथड होता है जो कि काफ़ी फेमस है, और ये लास्ट ईयर यूपीएससी में भी आया है, और 1-2 बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, वो है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिसने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा उसके वो वेल अवेयर होगा इस टर्म से, ठीक है। तो क्रिस्पर Cas9 क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जीन थेरेपी करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जीन थेरेपी करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो Cas9 होता है वो क्या होता है, Cas9 एक मॉलिक्यूलर सीजर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर सीजर होता है, जिस मॉलिक्यूलर सीजर की मैं बात कर रहा था, वो मॉलिक्यूलर सीजर इसको कट करता है इस तरीके से, ठीक है, उस फॉल्टी जीन को बाहर निकालता है और उसकी जगह नए जीन को लगा दिया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सीधा आपसे हो सकता है पूछे क्रिस्पर Cas9 क्या है या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप लिख देंगे चुपचाप कि जीन थेरेपी से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्रिस्पर Cas9 में Cas9 क्या है? Cas9 एक मॉलिक्यूलर सीजर है, आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, क्योंकि बीपीएससी में तो सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता था तो मुझे लगता है उसका रिवीजन हो गया होगा, और जिसको नहीं पता था मुझे लगता है अब अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी चीज़ें। जीन थेरेपी क्या है, मतलब फॉल्टी जीन को हटा के नए अच्छे जीन से रिप्लेस कर देना, क्या है जीन थेरेपी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक जीन एडिटिंग का मेथड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है? ये जीन एडिटिंग का मेथड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेशनल में पीपल्स प्लान कैंपेन, ठीक है। अब इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है ललन सिंह ने, जिनका पूरा नाम राजीव रंजन सिंह है। ये बिहार के, ये सब लोग जानते हैं, जेडीयू के नेता हैं, ठीक है। पर अब ये यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं पंचायती राज के, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ये यूनियन मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया, और इसका मेन मकसद क्या है कि इक्विप करना किसको? ऑफिशियल्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और अदर स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो एक बेटर प्लान बनाया जा सके। किसके लिए? पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया जा सके, ठीक है, ताकि वो बेटर से बहुत बढ़िया से बढ़िया पंचायत डेवलपमेंट प्लान बना सके। इसके लिए इक्विप करना किसको? इक्विप ऑफिशियल्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को और अदर स्टेक होल्डर को, ताकि पंचायत वाला जो एरिया है उसमें अच्छे से अच्छा काम हो सके, ठीक है। अच्छी तरीके से जो हमारा फंक्शन कर सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इस चीज़ के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया गया है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को सबकी योजना, सबका विकास भी कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नलिन प्रभात। अब नलिन प्रभात कौन है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये एक आईपीएस है, 1992 बैच की, आपको ध्यान रखना है। एजीएमयूटी कैडर के, और इनको क्या बना दिया गया है? इनको अब न्यू डीजीपी बना दिया गया, किसका? J&K पुलिस का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ये रिप्लेस कर रहे हैं RR स्वाइन को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। RR स्वाइन को ये रिप्लेस कर रहे हैं, और 1 अक्टूबर से अपना पदभार संभाल रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से कौन डीजीपी होने वाला है? J&K पुलिस का नलिन प्रभात, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, बीएसएफ के बारे में बता चुका हूँ, सीआईएसएफ के बारे में बता चुका हूँ, और क्या एनएसजी के बारे में बता चुका हूँ। एनएसजी के जो चीफ हैं वो भी कौन बने हैं? वो तो बिहार से ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। बीएसएफ के जो चीफ हैं वो दलजीत बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, रोज की रोज पढ़ोगे तभी चीज़ें याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है उदयनिधि स्टालिन। अब इनको क्या बना दिया गया है? इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु बना दिए गए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये किसके बेटे हैं? ये एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, जो कि तमिलनाडु के सीएम है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है युवा रोजगार मेला। ये कहाँ पे लगाया गया? ये न्यू दिल्ली में लगाया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। युवा रोजगार मेला कहाँ लगाया गया? न्यू दिल्ली में लगाया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। नेक्स्ट है इंडिया एट यूएनजीए की असेंबली की मीटिंग चल रही थी, मैंने आपको बताया था। एस जयशंकर का वहाँ पे बयान भी है, ये चीज़ आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब वहाँ के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इंडिया से भी, मतलब पाकिस्तान से भी ज़्यादा बार इंडिया का नाम लिया,
और कश्मीर का नाम लिया, ठीक है, जैसा कि वो हर बार करते हैं, ठीक है। उसको रिब्यूटल भी दिया गया किसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से, काफ़ी करारा जवाब दिया गया और ये भी कहा गया इसकी तो पाकिस्तान की तो जो जीडीपी है वो तो उसके टेररिज्म से नापी जाती है, ये भी किसके द्वारा कहा गया, एस जयशंकर द्वारा कहा गया, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो काफ़ी उनको करारा जवाब मिला, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। अब ये क्या है, इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसे हैदराबाद में लॉन्च किया, हैदराबाद में लॉन्च किया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और सेकंड चीज़ किसके लिए क्या ध्यान रखेंगे, ये सैनिटेशन वर्कर के सेफ्टी से रिलेटेड है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, सफाई मित्र समझ में आ रहा है, सैनिटेशन वर्कर और सुरक्षा शिविर मतलब उनके सेफ्टी से रिलेटेड है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रोजगार मेला कहाँ पे हुआ है, वो न्यू दिल्ली में हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बेस्ट टूरिज्म विलेज से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, मैंने कल आपको मणिपुर के एक एंड्रो विलेज के बारे में बताया था, ठीक है। अभी जो न्यूज आर्टिकल था वो कर्नाटका के बारे में भी आ रखा है, एमपी के बारे में भी आ रखा है, तो ऐसे टोटल 36 विलेजेस को नोटिफाई किया गया है जो कि बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड मिला है, जिसको 2024 में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको 36 के 36 को आपको देखने की तो जरूरत होगी नहीं, मतलब याद करने की जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि मणिपुर का बस याद रख लो कि एंड्रो विलेज को आपको मिला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड। और बिहार का कोई भी विलेज नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार अगर आपको फिर भी देखना हो कि कौन कौन से विलेजेस हैं तो एक बार आप देख सकते हैं, टोटल 36 विलेजेस को मिल चुका है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप खुद देख सकते हैं अगर जिसको देखना हो, क्योंकि बिहार का इसमें कोई भी विलेज नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, एक एंड्रो विलेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं JNK का इलेक्शन डिपार्टमेंट। अब इसने 1 लाख पेड़ लगा दिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसने 1 लाख सैपलिंग लगा दिए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन से किस चीज़ के तहत, एक पेड़ माँ के नाम के तहत इन्होंने 1 लाख सैपलिंग लगाया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो JNK का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, ये थोड़ी सी अलग इन्होंने लगाया, तो ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने 15 लाख ऐसी सैपलिंग्स लगाए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी एक इंडियन आर्मी ने एक तरीके का उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया सैपलिंग लगाने का, वो रिकॉर्ड जो भी है वो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं हसन नसरुल्ला। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कौन है, ये हिजबुल्लाह के चीफ है, ये मैं बहुत दिन से आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। अब इनके बारे में न्यूज़ ये आ रही है कि अब ये मारे जा चुके हैं, ठीक है। हसन नसरुल्लाह अब मारे जा चुके हैं, किसके थे, हिजबुल्लाह के चीफ थे, और 32 साल से हिजबुल्लाह के चीफ रहे हैं। हिजबुल्लाह कहाँ पे बेस्ड है, लेबनान में बेस्ड है, ये आप ध्यान रखेंगे। और बॉम्ब अटैक में इनको मार दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको कन्फर्म भी कर दिया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ईरान के द्वारा भी और इसराइल के द्वारा भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हेलेने से रिलेटेड। अब ये हेलेने क्या है, ये एक तरीके का टाइफून है, ये साइक्लोन है। कहाँ पे आया था ये साइक्लोन, कहाँ पे आया था, ये आया था यूएसए में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि साइक्लोन बेबीनिका कहाँ पे आया, बेबीनिका कहाँ पे आया, तो आपको ध्यान रखना है ये चाइना में आया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि साइक्लोन येगी कहाँ पे आया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये आया थाईलैंड में, ये आपको वियतनाम में, सॉरी वियतनाम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइफून हेलेने के बारे में पूछे तो ये आया कहाँ पे, यूएसए में आया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार आप देख लीजिए कि रिसेंटली कौन कौन से टाइफून्स आए हैं। तो टाइफून यगी, ठीक है, कहाँ पे आया, वियतनाम में आया। टाइफून गैमी कहाँ पे, फिलीपींस में। फिर बैरिल कहाँ पे आया, विंसेंट एंड जन नडाइंस, ऐसे कर कोई कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रीमल कहाँ पे आया, बांग्लादेश में आया। फिर गैमेने कहाँ पे आया, मेडागास्कर में आया। फिर देखिए फिलिपो कहाँ पे आया, यह आया मोजम्बिक में, फिलिपो सुन के फिलिपिस में लगा देना। नेक्स्ट है साइक्लोन मल कहाँ पे आया, यह आया फिजी में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए साइक्लोन तेज कहाँ पे आया, यह आया यमन में। और ओटिस कहाँ पे आया, यह आया मैक्सिको में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आप ये दोनों लिस्ट देख लेंगे और बेबीनिका को किससे लिंक करेंगे, बेबीनिका को लिंक करेंगे किससे, चाइना से। येगी को किससे लिंक करेंगे, ये लिंक करेंगे वियतनाम से। और भी कंट्रीज अफेक्टेड थी, पर मेनली अफेक्टेड कंट्री कौन सी थी, वियतनाम थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और हेलेने को किससे लिंक करेंगे, यूएसए से लिंक करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पिछली बार मैंने इसके नेमिंग से रिलेटेड ऑलरेडी चीज़ें क्लियर कर रखी है कि इनकी नेमिंग कैसे होती है, नेमिंग कौन करता है, ठीक है। इसके लिए नेमिंग के लिए कौन जिम्मेदार है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो जाकर मेरे पुराने लेक्चर देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इंडिया ग्रीस से रिलेटेड। अब देखो कि जो हमारे एडमायरल आर हरि कुमार है, जो कि हमारे नेवी चीफ है, ठीक है, जो हमारे नेवी चीफ है, ये कहाँ के दौर पे गए, ये ग्रीस के दौर पे गए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीस हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और इनके साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये वहाँ के जो चीफ है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है,
इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंडिया के विजिट पे भी आए थे इस बार और उन्होंने रायसीना डायलॉग्स में पार्टिसिपेट किया था। और रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ORF ऑर्गेनाइज करता है। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर। ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो ORF नाम का ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ करता है? MEA के साथ रायसीना डायलॉग्स करता है। कहाँ पे? दिल्ली में। उसमें जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस बार, आपको ध्यान रखना है, इसलिए भी ग्रीस इंपॉर्टेंट है। और एक बार देख लीजिए, ग्रीस का एक पोर्ट है जिसके नाम आपको ध्यान रखना है, पायरियस पोर्ट, ठीक है। पायरियस पोर्ट, ग्रीस का एक पोर्ट है जिसका नाम है पायरियस पोर्ट। इसके बारे में आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस पोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आपने आईमैक कॉरिडोर के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, जो कि इंडिया से UAE से होते हुए, सऊदी अरेबिया से होते हुए, इजराइल से होते हुए किसकी तरफ जाता है? ग्रीस जाता है। तो ग्रीस के कौन से पोर्ट पे जाता है? वो जाता है पायरियस पोर्ट पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया के कौन से पोर्ट पे जा रहे हैं। ये देखिए, इंडिया का कौन सा पोर्ट है, इंडिया के कौन सा पोर्ट आईमैक में जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का कौन सा पोर्ट जाएगा? तो इंडिया का जाएगा कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, और जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट जो कि नवी मुंबई में है। ये तो इंडिया की तरफ से होगा। किस में पार्टिसिपेट करेंगे? आईमैक में पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जाएगा ये UAE में, ठीक है। तो ये UAE में कौन सा पोर्ट जाएंगे? फर्स्ट होगा जबल अली पोर्ट और सेकंड होगा फुजैरा पोर्ट, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। उसके बाद सऊदी अरेबिया में कौन कौन सा पोर्ट होगा? सऊदी अरेबिया का पोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, रस अल खैर पोर्ट और दमम पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। रस अल खैर और दमम पोर्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार देख लीजिए, सऊदी अरेबिया में दमम पोर्ट और रस अल खैर पोर्ट, ठीक है, रस अल खैर पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इजराइल में देखिए, इजराइल में कौन सा पोर्ट? हाइफा पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। जिसको परचेज किसने किया था? इसके टर्मिनल्स को परचेज किया था अडानी ने भी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इजराइल को हाइफा पोर्ट, और उसके बाद फिर ग्रीस में कौन सा पोर्ट शामिल रहेगा? इसमें पायरियस पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। पायरियस पोर्ट, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें शामिल रहेगा। किसमें? आईमैक कॉरिडोर में, ठीक है। आईमैक कॉरिडोर से इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने भी आईमैक को फिर से रीट्रेट किया था, बोला था कि ये चीज़ तो होके रहेगी चाहे कहीं पर भी वॉर चलता रहे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, मुंद्रा कांडला पोर्ट यहाँ से निकला, फिर फुजारा पोर्ट और जबल अली पोर्ट यहाँ से UAE से, फिर सऊदी अरेबिया का रस अल खैर पोर्ट और दमम पोर्ट, फिर इजराइल का हाइफा पोर्ट, और फिर देखना है आपको हाइफा पोर्ट के बाद ये ग्रीस का पायरियस पोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं से इसकी एंट्री हो जाएगी कहाँ पे? यूरोप में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आईमैक कॉरिडोर बन रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने 3-4 टाइप के आपके लिए मैप लगा रखे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है SpaceX क्या लॉन्च करने वाला था? एक स्क्रू ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च करने वाला था, ठीक है। कैप्सूल रॉकेट लॉन्च करने वाला था, ठीक है। जो कैप्सूल, उसका नाम क्या है? स्क्रू ड्रैगन है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी में कौन आने वाले हैं? इसी में आने वाली है सुनीता विलियम्स, जो कि फर्स्ट चुकी है स्पेस में। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुच विल्मोर इसी में आने वाले हैं। और ये गए किस में थे? ये गए थे बोइंग के स्टारलाइनर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस में गए थे? बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आएंगे किससे? स्क्रू ड्रैगन कैप्सूल में आएंगे। किसके? SpaceX के, ये आपको ध्यान रखना है। SpaceX के इलॉन मस्क की कंपनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनके साथ प्रॉब्लम कहाँ आई? यहाँ पे हीलियम का लीकेज हो गया और इनका थ्रस्टर जो है ये खराब हो चुका था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसकी वजह से किस में आ रहे हैं? SpaceX के उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो रॉकेट था वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच भी चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसमें दो और जो एस्ट्रोनॉट है वो भी वहाँ पे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो कि जो सुनीता विलियम्स थी वो क्या थी? वो पायलट थी बोइंग के स्टारलाइनर में, और जो बुच विल्मोर है वो कौन थे? ये कमांडर थे, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पायलट पूछा जाए तो आपको सुनीता विलियम्स लगाना है, और कमांडर पूछा जाए तो बुच विल्मोर लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें दो और एस्ट्रोनॉट गए,
कैनावेरल और अलेक्जेंडर गोरबुनोव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जमाइकन पीएम, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ सकते हैं 4 डे के विजिट पे, ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं कि WHAP जिसको क्या कहते हैं, जो कि इस टाइप का होता है, इसे ये आर्मर्ड व्हीकल है, ठीक है, जिसे इंडियन आर्मी भी यूज करती है। अब ये हम लोग मोरक्को को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड ट्रायल्स चल रहे थे, ठीक है, वो ट्रायल्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे और मोरक्को को काफी पसंद आया, तो इस टाइप के जो व्हीकल्स है वो परचेज कर सकता है। इस व्हीकल्स को बना कौन रहा है, इसे बना रहा है टाटा बना रहा है, ठीक है, और टोटल ऐसे 150 व्हीकल्स को ये एक्सपोर्ट करने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहाँ पे, मोरक्को में करने वाला है, और इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है DRDO ने, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, DRDO ने डेवलप किया है। अभी से टाटा 150 ऐसे व्हीकल्स को बना के किसको देगा, ये देगा मोरक्को को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। DRDO ढंग से काम नहीं कर रहा था उस चीज़ के लिए, मतलब उसके सुधार के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था, उस कमेटी का नाम था विजय राघवन कमेटी, ठीक है, विजय राघवन कमेटी। और इसने रिकमेंडेशन दी थी इसी बार जनवरी 2024 में, जिसमें उसने कहा कि आपको सिर्फ रिसर्च करना चाहिए, आपको सिर्फ रिसर्च में जाना चाहिए और आपको मास प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। आपको सिर्फ रिसर्च में ध्यान देना है, DRDO को किसी पे भी मास प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट थी, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मोरक्को के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, एक तो सुन लीजिए कि WHAP को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, याद रहेगा, ठीक है, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं कॉम्बैट व्हीकल्स, ध्यान रहेगा। ये हम किसको दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कि WHAP व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल्स किसको हम दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग दे रहे हैं मोरक्को को, आपको ध्यान रखना है। और मोरक्को का जो कैपिटल है वो कौन है, वो क्या है, एक बार देख लीजिए। मोरक्को का कैपिटल राबाट है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी एक सिटी है कासाब्लांका, जो कि इसका पोर्ट भी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कासाब्लांका और राबाट किससे रिलेटेड है, मोरक्को से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। कासाब्लांका और रबात किससे रिलेटेड है, रबात कैपिटल है किसका, मोरक्को का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई। और गिब्राल्टर स्टेट मोरक्को को ही किससे अलग करता है, स्पेन से अलग करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये भी कह सकते हो कि स्पेन को किससे अलग करता है, ये अफ्रीका से अलग करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको आइबेरियन पेनिसुला कहते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तभी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये मैंने एक बार फिर से लोकेशन आपको दिखा दी एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए, उज्बेकिस्तान के बारे में देख लीजिए। अब उज्बेकिस्तान में एक बुखारा के गवर्नर से कौन मिली थी, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी मिली है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी। अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार देख लीजिए कि उज्बेकिस्तान क्या है, ये सेंट्रल 5 कंट्रीज का एक कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान, ध्यान रखो, कजाकिस्तान ए वाला पार्ट है ना, तो ए वाला ऊपर हो गया तो कजाकिस्तान, और फिर किर्गिस्तान, तो ए ऊपर हो गया वाई नीचे हो गया, तो कजाकिस्तान किर्गिस्तान याद रहेगा, कजाकिस्तान किर्गिस्तान। उसके बाद देखिए तजाकिस्तान, ए हो गया तो ए होगा पहले, तो इंडिया से पहले तजाकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान मतलब कुछ घोड़ा टाइप का फील हो रहा है ना, अश्गाबाद इसका कैपिटल भी है, तो घोड़ा टाइप का आपको फील हो रहा है, हॉर्स टाइप का, तो हॉर्स दूर से आ सकता है, तो तुर्कमेनिस्तान दूर होगा इंडिया से, तजाकिस्तान पहले होगा, और ए भी है तो इसलिए भी पहले होगा। कजाकिस्तान रशिया के पास होगा क्योंकि ए है। और नेक्स्ट क्या है, किर्गिस्तान, तो कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान और अश्गाबाद, और बीच में एक यू बना के कंट्री यहाँ पे बैठी हुई है, उसका नाम है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 सेंट्रल कंट्रीज को याद रखो, क्योंकि ये जो सेंट्रल कंट्रीज है इंपॉर्टेंट है। इसकी एक लेक भी आपको याद रखना है, अरल सी, ठीक है, इसका नाम सी है पर ये एक लेक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये सूख भी रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, और अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर आपको कुछ नई चीज़ चाहिए तो आप वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।